Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वेरी यंग एंड वेरी टैलेंटेड और रोहित राठौर जी, और ये वर्तमान में डीएसपी पोस्ट पर हैं। तो इनका मैं बेसिक आपको बायो सबसे पहले बता दूं तो बीटेक मैकेनिकल 2014 एंड एमटेक प्रोडक्शन 2016-17, एमपीपीएससी जो है वो 2018 दिया हुआ इन्होंने, थर्ड रैंक इन डीएसपी, ओवरऑल 23rd रैंक। प्रीलिम्स की बात करें तो 76 उस समय जो है इनके मार्क्स रहे आउट ऑफ 100, कुछ 76 क्वेश्चन। मेंस की बात करें तो 833 ये इनका मेंस का टोटल था। इंटरव्यू में 105 मार्क्स थे। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी जो है एमपीपीएससी की वो कैसे स्टार्ट हुई, क्या उनका स्ट्रगल रहा और कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे फेजेस को क्लियर करते हुए आज ये आपके सामने है। तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित राठौर जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि करीबन 1 वीक हो गया जी आपको इंतजार करवाया मैंने इस वीडियो के लिए। एक्चुअली बहुत व्यस्त चल रहा था मैं जी। सेकेंडली आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कोरोना महामारी के दौरान आप लोगों ने जो लॉकडाउन प्रशासन के द्वारा लगाया गया था उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और हम सभी कोरोना वॉरियर्स ने मेनली तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं और नगर निगम के कर्मचारी जिन्होंने अच्छा सैनिटाइजर यूज करके बहुत अच्छे से कोरोना से हमने लड़ाई लड़ी। और आज जो चल रहा है हम लोगों ने उसको बहुत कंट्रोल में रख रखा है। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी वाले देश में ये बहुत वाइडली फैलता, तो अभी भी हमारे कंट्रोल में चल रहा है वो। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इट्स माय ऑनर सर कि आज मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। और जी सर। ग्रेट। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं जैसे आप लोग हैं, है ना, जो सारे कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया इस समय, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, क्राइम कंट्रोल करना है। उसके साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पूरे देश ने देखा कि पुलिस जो है वो सिर्फ जो है क्राइम कंट्रोल नहीं करती, बल्कि जब जरूरत होती है तो सोशल सर्विसिंग भी बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि सभी को खाना खिलाना, मजदूरों को, माइग्रेंट्स को अपनी सही जगह तक पहुंचाना, जो काम आप लोगों ने किया है, हैट्स ऑफ। आप भले ही आप फ्रंटलाइनर नहीं है लेकिन जरूर एक कोरोना वॉरियर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए। सबसे जी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा सर कि लॉकडाउन के दौरान जो पुलिस की छवि है जी वो एक दूसरे रूप में उभर के सामने आई है, एक सकारात्मक रूप में उभर के सामने आई है। हम लोगों ने लोगों को जो गर्मी में मजदूर नंगे पैर जा रहे थे उन लोगों को चप्पल भी वितरित करवाई, जिन लोगों को राशन की जरूरत थी उन्हें राशन भी दिया। और सब लोगों को एक आगे रह के जो भावनात्मक वाली उनसे जुड़ाव रखते हुए काम किया। तो इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जो नकारात्मक छवि थी अभी तक लोगों के मन में, वो सकारात्मकता उसमें चेंज हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो छवि है वो काफी कुछ बदली है पुलिस की, क्योंकि अब जो आप जैसे लोग आ रहे हैं, जो यंग ब्लड आ रहे हैं, उनके पास जो है कई करने के लिए एक एनर्जी है, एक मोटिवेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अब आपकी जर्नी को, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकें और आपके जैसा बन सके कि नहीं मुझे भी ये यूनिफॉर्म जॉब में जाना है, या कुछ लोगों की चॉइस है कि नहीं सिर्फ डीएसपी ही बनना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के परिवेश से आप आते हैं और ये जो सफर है ये कैसे शुरू होता है एमपीपीएससी का? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर प्राइवेट जॉब में थे, तो सर संसाधनों की एज सच तो ऐसी कमी नहीं थी, पर ऐसा स्टार्टिंग मैंने अपना देवास से ही स्टार्ट किया सर। बेसिक जो स्कूलिंग हुई मेरी देवास में हुई। आफ्टर डेट सर मैं 12th के बाद में, जैसा कि एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि एक जॉब सिक्योरिटी हमेशा उसके पास में रहे बैकअप के लिए, तो इसलिए इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग का अपना करियर के रूप में चूज किया, ताकि उसके बाद में जैसे मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया सर, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, क्योंकि फादर भी उसी फील्ड में थे, तो वो बचपन से ही वो देखते हुए आया, तो उससे इंटरेस्ट भी था मेरा। उसके बाद में सर मैंने गेट एग्जाम दिया, गेट क्वालिफाई किया। सर साथ में ही करियर ऑप्शन के, जब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में करियर ऑप्शन के रूप में मैंने बहुत सारी चीजें देखी, तो मुझे प्रशासनिक सेवा में ज्यादा स्कोप दिखा। और उसी समय की बायला कैसा बोल सकते हैं कि सर 2-3 लोगों के ऐसे संपर्क में आया जो प्रशासनिक सेवा में थे और अच्छी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे,
तो उनसे मैं और इंस्पायर हुआ और मैंने वहाँ से मेरा गेट क्वालिफाई हुआ सर, उसके थ्रू ही मैंने एमटेक में एडमिशन लेकर अपना एमटेक भी परस्यू किया, साथ में यूपीएससी की तैयारी के साथ में। तो 2014 में सर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैं प्री और मेंस क्वालिफाई करते हुए इंटरव्यू तक पहुंच गया सर। पर इंटरव्यू में बाय चांस सर बहुत कम मार्क्स मिले और सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर सर वहां से एक मोटिवेशन मिला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल है, इसको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। तो सर उसके बाद सर 15 में मेरा एमटेक परस्यूइंग था और कुछ पर्सनल कारण से मैं 15 का अटेम्प्ट नहीं दे पाया। फिर सर 16 17 दिया। सर 17 में फिर से मैं प्री मेंस इंटरव्यू तक गया और 17 में मैंने फॉरेस्ट का भी इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू तक पहुंचा मैं सर। और सर लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छे पेपर्स भी बहुत अच्छे गए थे और सब कुछ अच्छा था। सर उसमें भी दोनों का अगर मार्क्स मिला है तो सर उसमें भी कोई पोस्ट नहीं मिला मुझे। 17 का प्रशासनिक सेवा वाले पेपर में नहीं और फॉरेस्ट वाले में भी नहीं। तो सर बहुत हताशा हुई, मतलब बहुत डिमोरलाइज हो गया मैं। पर सर उसके बाद भी सर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जब हम लोग लगातार उस इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी में या कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी है, जिससे बस हम लोग लास्ट पड़ाव तक पहुंच ही गए हैं। थोड़ा सा और कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर इसके बाद मैं बताना चाहूंगा सर कि जो 18 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया वो सर पूरा डिफरेंट दिया। जो मेरा 4 साल का जर्नी था जिसमें मैंने सिविल सेवा की तैयारी की, पूरा जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे वो, इसके साथ में जो मैंने बुक्स पढ़ी, अपने इंटरनेट बहुत अच्छा माध्यम आ गया था। 14 में इतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ था उस टाइम पे पीएससी का, तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे। पर सर उन सबको मैंने 18 की जो एग्जाम थी उसके लिए मेंस में लिए, तो उसको कंप्राइज किया पहले, सब चीजें इकट्ठा, सारे जितना भी मेरे पास नोट्स था सबको इकट्ठा किया, उससे मैंने एक अपना पर्टिकुलर अपना नोट्स बनाया। सर वो कहते हैं ना कि हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि एक चीज को 10 बुकों से पढ़ने से बेटर है कि जो हमें पढ़ना है उसी को हम 10 बार पढ़ें। बिल्कुल। तो सर हम लोग सुनते हैं ये चीज, पर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम लोग सब कुछ पढ़ लें। तो मुझे लगा कि सर मतलब हमेशा मैंने हर अटेम्प्ट के बाद में अपने आपको एनालिसिस किया सर, और मैं समझता हूँ कि अब हम लोगों को हमेशा एनालिटिक होना चाहिए सर। जॉब में आने के बाद में भी मुझे ये फील हुआ कि हमें अपने आप पे काम करते रहना चाहिए, तभी आप सक्सेस हैं। तो सर उसके बाद में सर 18 में मैंने सब नोट्स को अपने कंप्राइज करके एक पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का एक नोट्स बनाया। 3 मार्कर्स के लिए एक अलग से हर सब्जेक्ट का बनाया और इसके अपने कन्वेंशनल के लिए मतलब 6 मार्कर और 15 मार्कर्स के लिए भी अलग से नोट्स प्रिपेयर किए जी। और सर उसी को मैंने सोच लिया कि मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं से रिसोर्स नहीं अवेलेबल करना है, मैं सफिशिएंट है, इसी को मैं बार बार पढ़ूंगा और इसी को मैं अच्छा प्रेजेंट करूंगा। तो सर पूरा स्ट्रेटेजी प्लान चेंज किया हर बार, मतलब 14 से भी किया था, 16 में भी किया, 17 में भी किया और 18 में सर कुछ और नया किया। तो हमेशा ये सर मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आप असफल नहीं होते हैं, आपकी जो प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है, तो उससे हताश नहीं होना है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग 18 में मैंने अपना बढ़िया प्रेजेंटेशन भी सुधारा और ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की, क्योंकि सर जो अभी प्रेजेंट का जो अब जैसे 2020 का तो सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत अच्छा सिलेबस हुआ है जी। तो अभी जो 19 वाले टीम जो दे रहे हैं उनके लिए ये कि हम लोगों को पढ़ना तो है और लिखना भी है, और लिखना बहुत ज्यादा है। तो आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ में जो आप मटेरियल उन्हें दे रहे हैं, आपका जो आंसर लिख रहे हैं आप, तो वो भी एक उसमें भी सब कुछ समावेश होना चाहिए, जो वो चाह रहे हैं, जो उन्होंने प्रश्न में पूछा है वो सब हम प्रोवाइड करा पाए उनको। तो ये तीनों चीजों को एक साथ करके और इतने स्पीड में करना है, तो इसके लिए आपको कोई भी चीज को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप उस चीज को ज्यादा रिवाइज करते हैं तो आपको उसके सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका हाथ और माइंड जो है एक ऑटोमेटिक स्पीड में चलता है, और आप मतलब आपका क्वेश्चन छूटते नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा है कि सर जिसका क्वेश्चन नहीं छूटा है तो वो दूसरों से तो पैसे ही आगे हो चुका है जी। तो जी। आपको अच्छा भी लिखना है, मतलब बहुत कंपटीशन है, तो आपको अच्छा भी लिखना है और स्पीड भी मेंटेन करनी है, और प्रेजेंटेशन भी आपका बेटर होना चाहिए।
तो ये सब आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम में लिख पाएंगे। जितने ज्यादा पेपर आप घर पे सॉल्व कर लेंगे, 3 घंटा अपना टाइमिंग लगा, क्योंकि आदमी हमेशा कभी भी अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाता है सर। बिल्कुल सही। ऐसा मेरा मानना है जी। कि आदमी अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाता है। अगर वो चाहता है कि मैं सिलेक्ट हूँ तो उसको ये सब करना पड़ेगा। तो सर यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, 14 से मैं लगातार लगा रहा सर इसमें, और 18 में जाकर मुझे सक्सेस हुई मिली, और डीएसपी में मेरा 3rd रैंक लगा। और बहुत सर खुशी हुई। ग्रेट। तो ये जो 4 साल की जो जर्नी थी, 14 से 18 तक का जो पार्ट था, क्योंकि बीटेक, एमटेक आप देखें सारी चीजें भी चल रही थी पैरेलली, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इधर आना पहला सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क, और फिर ये इस प्रकार के ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स लेना, हिस्ट्री है, इसके अलावा आपके और भी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को तैयार करना, और तो इसमें जो रूटीन चैलेंजेस थे रहे होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि डेली हमें उठना है, डेली हमें पढ़ना है, डेली हमें डील करना है, टैकल करना है सब्जेक्ट्स को, और उसके अलावा भी हमारी लाइफ भी चल रही है, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है। तो किस प्रकार से मैनेज किया इन सभी चीजों को अपनी लाइफ से रिलेट करके? सर इंजीनियरिंग का अगर मैं बताऊं तो सर इंजीनियरिंग तो बेनिफिशियल ही रही, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग में जाने से सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, जो एक तरीके की सोच होनी चाहिए, थिंकिंग लेवल डेवलप हुआ, क्योंकि 12th तक तो हम लोग इतना बाहर निकलते नहीं है, मतलब इतना जमाने को जानते नहीं, पर जैसे हम इंजीनियरिंग में कदम रखते हैं सर, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद में हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो इंजीनियरिंग ऐसा बैकग्राउंड था सर कि उसमें अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, आपको प्रेजेंट करने का तरीका, सब कुछ वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर उसके बाद सर ये कंटिन्यू चल रहा था, तो मैं अभी भी मैं टेक्निकल टच में हूँ जी। तो सर उससे तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि सर वो मेरा इंटरेस्ट भी था। और सर इधर मैं जीके की बात करूँ तो सर पॉलिटी में वैसे मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था, और सर जीके हम लोग बचपन से पढ़ते आते ही हैं, तो सर इधर भी रुचि थी, तो दोनों सर पैरेलली चलता रहा। और उसके बाद सर मैं आप जैसे डेली रूटीन का है, तो सर जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे पास में और कुछ काम होता ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब हमें सिर्फ पढ़ाई दिखती है कि हमारा स्ट्रेटेजी बना होता है, पूरा शेड्यूल बना होता है, पूरा वीक का शेड्यूल, या मतलब जैसे मैं था तो मैं वीक का शेड्यूल बनाता था। और जब उसके पहले जैसे मंथ में अपने को 15 दिन का शेड्यूल बना लिया कि ये सब्जेक्ट खत्म करना है, या इस वीक में मेरे को इतना पार्ट खत्म करना है, एक डे उसमें फिर वापस डे बाय डे का अपन शेड्यूल बना लेते हैं कि इतने अपने को ये पढ़ना है, और इससे इतने घंटे लिखना है, इतना पढ़ना है। बिल्कुल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैं एक प्लानिंग बनाता था, है ना, कुछ ऐसा भी चीज होती है, वेक अप अर्ली एट दी 6 PM एंड ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स, तो क्या कभी वो फॉलो होता था? क्योंकि मुझसे तो कभी हो नहीं पाया। जी सर, मैं यही बोलना चाह रहा था सर मैं, कि अब लिखते और बनाते तो हम बहुत कुछ है, पर टू द पॉइंट कभी फॉलो नहीं हो पाता है। तो और 100% हम फॉलो कर भी नहीं पाते, क्योंकि हम इंसान है, हम लोगों का मन भी भटकता है, बहुत सारी बात हम पढ़ते रहते हैं, हमें कुछ और याद आ जाता है, कोई दोस्त आ गया रूम पर, तो हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम 100% फॉलो कर पाएंगे, नो डाउट नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग 70% भी उसको फॉलो कर पा रहे हैं तो बेस्ट है। बिल्कुल। तो जैसे सर मैं ऐसा होता था कि हम लोग जो पढ़ते थे, हम लोग मेज में खाना खाने जाते थे सर, तो मैं और मेरा परम मित्र है सर, आपने उनका भी किया है इंटरव्यू, सर नवीन जी छलोत्रे, नायब तहसीलदार हैं, अभी नायब तहसीलदार के रूप में अपने कार्य का निर्भर कर रहे हैं उज्जैन में। तो सर उनके साथ में हमें तैयारी किया हूँ, तो हम लोग जब खाना खाने मेस के लिए जाते थे तो हम रास्ते में हमारे पास तो मतलब व्हीकल था, पर हम लोग पैदल ही जाना प्रेफर करते थे। हम लोग पैदल जाते हुए साथ में डिस्कस करते हुए जाते थे, और खाना खाते टाइम हम लोग कुछ देख लेते थे वीडियोस वगैरह, या फिर हम लोग कभी मन हुआ तो हम लोग फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मतलब कुछ हंसी मजाक हो जाए थोड़ी बहुत, और फिर आते टाइम फिर वापस से हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई निबंध वाला पेपर है तो हम लोग निबंध को बहुत डिस्कस किया कि कैसे कैसे अपन क्या क्या थॉट्स भी डाल सकते हैं उसमें, उसका भूमिका क्या होना चाहिए, अगर ये टॉपिक आया, पर्टिकुलर टॉपिक आया तो हम लोग क्या क्या इसमें कर सकते हैं। वैसे बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करते थे। अगर कुछ हम लोग घर से पढ़ के आए हैं तो हम लोग उसको रिवाइज कर लिया या डिस्कस कर लिया उसके बारे में, या कुछ पॉलिटिकल इशू चल रहा था तो हम लोग दोनों ही इंटरेस्टेड थे, तो हम लोग उस पर अपनी चर्चाएं चालू रखते थे। तो सर दिन भर पढ़ाई चालू रहती, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सर आपके पास कुछ काम होता नहीं है, पढ़ाई ही आपके लिए मेन होता है। तो सर यही सब रहा सर। और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में पढ़ना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं मेरे पास में ये चीज कि
रात में पढ़ना अच्छा रहता है, सुबह पढ़ने से मेरी आदत नहीं सुबह जल्दी उठने की। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ोगे तो ऐसा, नो डाउट सुबह की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ पाते तो अच्छी बात है। पर अगर आपको आपकी आदत नहीं है या आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप रात में भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मेन होता है आपकी पढ़ाई, आपका डेडिकेशन, आपका पोटेंशियल, आपके डिजायर कि आप कितना चाहते हैं, तो आप उतना आप दोगे आप। और सिंपल सी बात, आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि मेरे गुरुजी उन्होंने बोला था कि बेटा हताश नहीं हो। 17 के मुझे याद है आज भी, 17 का जब मैं बहुत उत्साहित था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर करके बहुत अच्छे पेपर्स भी गए थे मेरे। जी। तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बहुत हताश था। उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम पीएससी में आए हो और अब तुम यहाँ आ गए हो, तुमने इतना साल अपना दिया है, तो ये कुछ ना कुछ तुम्हें दे के जाएगी, तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में चेंज करना है, थोड़ी सी और मेहनत करनी, जितनी कर ली तुमने 80% कर लिए, तुम्हें और 20% करनी है। तो हताश मत हो और लगे रहो। कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं हर किसी की लाइफ में जो हमें काफी मोटिवेट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, इंटरनली एक बॉन्डिंग रहती है कि नहीं वो कुछ हो ना हो ये लोग हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे कुछ कोई ना कोई व्यक्तित्व जरूर रहा होगा आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, एक एनर्जी दी होगी और हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम किया हो। सर सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझसे बड़े एक मेरे भैया हैं और उनसे बड़ी दीदी भी हैं। और सर पापा जी सर हमेशा से रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि वो नो डाउट सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो बेस्ट हैं। तो सर उनसे मुझे हमेशा एक अपने लक्ष्य के प्रति जो डेडिकेशन है, क्योंकि जब वो काम करते तो वो फिर सोचते नहीं थे, वो बहुत मतलब 2-3 घंटे लगातार कर रहे हैं। तो वहां से एक डेडिकेशन चीज वहां से मैंने उनसे सीखी और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग के बाद में आपको जॉब करनी है या आपको कोई ऐसा स्ट्रेस दे रहे हैं कि नहीं बेटा अभी तक कुछ नहीं हुआ है तेरा, तो क्या चल रहा है। हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया, नहीं बेटा तू अच्छा कर रहा है, तू पढ़ाई कर रहा है, बढ़िया, तू पढ़ते रहे और कुछ भी जरूरत हो बता। तो सर फैमिली फर्स्ट मोटिवेटर थी मेरी। आफ्टर दैट सर मैं जैसे गुरु जी की बात कर रहा था तो मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, सर नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर, जिन्होंने 2017 के बाद में मुझे एक पर्सनल बोलते हैं ना सर कि एज ए स्टडी के तौर पे नहीं, एक पर्सनल जो अपने टर्म्स होते हैं, तो पर्सनल व्यवहार के रूप में उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक जो सर पिता होता है अपना, तो इस पिता के तौर पे ही सर ने हमेशा गाइड किया और हमेशा मुझसे टच में बने रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि पोटेंशियल है, बस इसको थोड़ा सा और गाइडेंस देना है। तो उनसे बहुत मोटिवेट हुआ मैं। और सर उसके बाद सर मेरे जो फर्स्ट जब मैंने 2014 में स्टार्ट किया था, तो मेरे एक और सर थे सुरेश पटेल सर, जो देवास में अभी अपनी एक संस्था चला रहे हैं छोटी सी। तो सर उनसे मैंने स्टार्ट किया था, तो सर उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारा बेस बहुत अच्छा किया। तो आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, जो न्यू बच्चे हैं जो नए इसमें अभी आना चाह रहे हैं, तो उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपना बेस सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हैं उसका आप रेफरेंस बहुत अच्छा यूज कीजिए। जैसे आप एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए, अगर आप प्योरली बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका बेस बहुत अच्छा बना देगी। आपको सब कुछ पढ़ना है, आपका बेस अगर अच्छा बनेगा तो आपको हमेशा चीजें याद रहेंगी, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, कहीं से कहीं भी चीज कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेस आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। वहां से सर ने हमारा बेस बहुत अच्छा किया था, सर उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। बिल्कुल। जो एक्सपीरियंस की बात की जाए, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक समय अभी यूपीएससी में भी एक ट्रेंडिंग कोटेशन हो गया था, एक लाइन हो गई थी कि द 17% सिलेक्शंस of in the IAS they all are from B and B Tech backgrounds। ये क्योंकि इतने सारे सिलेक्शंस जो हैं वो बी से होने लगे थे, मतलब बी टेक बैकग्राउंड से आने लगे थे। और अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि जितने सारे डीएसपीज जो है जो अभी तक मैंने इंटरव्यू लिया है, दे ऑल आर बी एंड बी टेक। तो व्हाट काइंड ऑफ दिस कोइंसिडेंस इन द मैचिंग इटसेल्फ। सर एक्चुअली आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखिए, मोस्ट ऑफ दी जो हैं अभी सब इंजीनियर्स ही हो रहे हैं सर। तो ऐसा हम लोग पढ़ते थे, एक मजाक की बात है कि बोलते थे कि इंजीनियर कैन डू एवरीथिंग। तो वही सब है सर। इंजीनियरिंग करने से सर फायदा ये होता है कि आप मतलब कंपटीशन में आप अच्छा सॉरी कर टू पाते हैं। इंटरप्ट यू, मतलब ये क्या वो हमारा खुरापाती दिमाग है जो हमें यहाँ लेके आ रहा है सर्विसेज में, क्योंकि बाकी लोग भी जी सर, तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जो डीएसपी है, यूनिफॉर्म जॉब के लिए जो अट्रैक्शन है वो कहाँ से आ रहा है इंजीनियर्स का? सर शुरुआत से सर यूनिफॉर्म के प्रति तो अट्रैक्शन था ही सर।
जब भी पुलिस को देखते थे, वर्दी देखते थे, तो एक अलग सा सर चार्म दिखता था कि नहीं वो अलग से ही दिखते हैं सर। 100 की भीड़ में एक पुलिस अगर वर्दीधारी खड़ा होगा तो वो अलग दिखेगा। सर एक बिल्कुल। वर्दी का चार्म ही अलग है सर, और उसके प्रति मैं शुरुआत से ही आकर्षित था। जैसे मैंने बताया मेरे परम मित्र हैं नवीन जी चलोत्रे, तो हम्म। मोस्ट ऑफ दी जो हमारा फ्रेंड सर्कल था सर, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा रहा है मेरा, सब लोग अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। जी। तो हम मोस्टली लोग यही बोलते थे कि नवीन जी आप डीसी बनिएगा और रोहित भाई तू डीएसपी बनना। तो हाँ, महाकाल की कृपा रही कि ऐसा ही अब नवीन दादा हमारे प्रशासन में चले गए और हम पुलिस विभाग में आ गए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। अब कम्स टू द कंक्लूसिव पार्ट। अब हम बात करते हैं फाइनल पार्ट में। जी सर। जो स्टूडेंट्स अब तैयारी कर रहे हैं और जो अभी इस फेज में आ गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का सेकंड अटेम्प्ट होंगे, कुछ के थर्ड होंगे, किसी का फोर्थ होगा, कोई अभी स्टार्ट ही कर रहा होगा। तो इस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के बाद, इस महामारी के बाद लाइफ जो है धीरे-धीरे इकोनॉमी, लाइफ सब चीजें पटरी पर आना शुरू होंगी। तो अब जो है स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं? क्या सजेशंस हैं आपके उनको लेके? क्या मैसेज है आपका? जी, जी सर। जो सर मैं कहना चाहूँगा कि सर जो पहले से लगे हुए हैं और जिनका जी। सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट है, हुँ, तो सर उनके लिए तो सर यही है कि आप हताश मत होइए। लगातार आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी आप इसमें कंटिन्यू हैं। क्योंकि जी, जो हार गए, वो छोड़ के चले गए। बिल्कुल। आप हैं, इसका मतलब आप जीते हुए हैं। जी, तो सर आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपको हताश नहीं होना है, लगातार आपको लगाए रहना है, आपके पास सब कुछ है, बस आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन को सुधारना है, थोड़ा-सा आपको नॉलेज और ज़्यादा गेन करना है, और रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, साथ में आपको ये भी सोचना है, अपने आप को एनालिटिकल करते रहना है इसमें कि आपका कॉम्पिटिशन जो अब नए आ रहे हैं उनसे है, और जो टेक्निकली रूप से आपसे ज़्यादा दक्ष हैं। क्योंकि जैसे-जैसे अपनी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल, उनकी अपग्रेडेशन को भी अपनाते हुए चलना है। और जो सर बिल्कुल। न्यू कमर से इन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को आप बेसिक से स्टार्ट करना है, और बेसिक को आपको ऐसा नहीं हवा में नहीं उड़ाना है कि हम लोग जल्दी से बेसिक कंप्लीट कर लें और फिर डीप स्टडी के लिए हम लोग चले जाएँ, या ये बुक पढ़ लें, लक्ष्मीकांत पढ़ लें। लक्ष्मीकांत नो डाउट आपको पढ़ना है पॉलिटी के लिए, सर आपको उसको पूरा डीप पढ़ना है, मतलब एक-एक चीज़ पढ़ना है, उसको समझना है, और उसके पहले आपको उसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना है, ताकि आपको एक बेसिक हो जाए। तो बेसिक आपको बहुत अच्छा करना है। उसके बाद आपको निरंतर, आप दोनों के लिए बोलना चाहूँगा, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए, कि निरंतर आपको राइटिंग स्किल मतलब आपकी सुधार होना चाहिए। इसके लिए आपको डेली रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और लिखना ज़रूरी भी है। बिल्कुल, आप इतने सारे क्वेश्चन्स अवेलेबल है आज, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए और लिखिए उसको। आप जैसा लिख पा रहे हैं वैसा लिखिए। नो डाउट आप स्टार्टिंग में कुछ कम मतलब अच्छा नहीं लिख पा रहे होंगे, आप खुद ही बोलेंगे यार नहीं नहीं अच्छा मजा नहीं आया, और जैसे जैसे आप डेली रिटन प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और जब वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर जब वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो आपके अंदर से जो खुशी आएगी उसकी बात ही अलग होगी, और जो मोटिवेशन आएगा वो मोटिवेशन कोई और नहीं दे सकता। हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहना है, और हमें खुद को एनालिसिस करते तो हमें पता रहता है कि हमें आगे क्या करना है या हमें क्या कमी है। तो जो हम में कमी है हम उसको सुधारते हैं, और जो हम अच्छा कर रहे हैं उस पर हम खुश भी होते हैं, नहीं यार भैया अच्छा कर रहा हूँ, कल मैं इतना था यहाँ यहाँ पढ़ा था, मतलब आज मैंने इतना शेड्यूल किया था और मैं इतना पढ़ के मेरे पास इतना समय और बचा और मैं और पढ़ पाऊंगा। बिल्कुल, तो सर ये मोटिवेशन, तो सेल्फ मोटिवेट हमको हमेशा रहना है। तो और बिल्कुल। सर आज की तारीख में जो कोविड-19 चल रहा है सर, लॉकडाउन भी है, धीरे-धीरे इकोनॉमी पटरी पे आ रही है। बच्चे जी, मतलब जो ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, तो उनके लिए सर इंटरनेट बहुत अच्छा रिसोर्स है, और बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स है या पर्सन है वो अपने अच्छे वीडियोस डालते हैं। तो सर उससे प्रिपरेशन को हम जहाँ हमें डाउट हो या जहाँ हम चाह रहे हैं, तो वो हम उससे कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिसोर्स है ये एक तरीके से। तो हमको इंटरनेट का भरपूर उपयोग करना चाहिए, रेदर देन कि हम लोग कोई वेब सीरीज देखने लग गए हैं या मूवी। जरूरी है, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। हम लोग भी बिल्कुल, बहुत बार घूमने उमने जाते थे, मूवीज वगैरह देख लेते थे महीने में 2 महीने में। तो नो डाउट इंटरनेट एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो कि एक ही जैसा रूटीन चलता है, एक ही जैसी लाइफ चलती है, तो वो भी आपको डिमोटिवेट करती है। तो बिल्कुल। आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, रिफ्रेशर होता है, एक रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशर बनाए। होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप बीच में कर लीजिए। तो उसके साथ में आपको इसका जो अपना जो डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने मीट चलाया है, तो उसका भरपूर उपयोग करना है, एक सकारात्मक रूप में उपयोग करना है। और आज की तारीख में गूगल बाबा के पास में सब सारी जानकारियां हैं, तो बिल्कुल, जहां हमें डाउट आता है हम भी सभी लोग करते हैं, तो उस वो जो है उसको
अच्छे से यूटिलाइज करना है, और जो भी आपको मिले, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पढ़ के उसको पढ़ लिया और हो गया, वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप थोड़े दिन बाद भूल जाओगे, महीना 6 महीने में भूल जाओगे। अगर आपने उसको एक बार लिख लिया है तो कहीं ना कहीं आपसे वापस टकरा जाएगा। 1-2 बार हो गया, 2 या 3 बार में आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि लिखना भी, मतलब लिखना इज इम्पोर्टेंट। आप कोई चीज लिख लेते हैं तो वो आपके उसकी आपके दिमाग में इमेज बन जाती है, और जब आप वो अपनी राइटिंग में लिखते हैं तो उसका और इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ता है। ये जी साइकोलॉजी है सर। तो जब आप अपनी राइटिंग से लिखोगे तो उसका एक इम्पैक्ट, इमेज बनी रहेगी आपके दिमाग में, और वो हमेशा आपको याद रहेगा कि मैंने फलाना ये उस टाइम पे लिखा था। वो भी चीज आपको वहां से भी याद आ जाएगी। जैसे प्री में बहुत काम आता है सर, ये प्री के जब टाइम पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई कंफ्यूजिंग होता है, तो अगर हम लोगों को कुछ कंफ्यूजिंग लगता है तो हम लोग अब याद कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये चीज कहाँ पढ़ी थी, तो वहां से पढ़ याद, क्योंकि टाइम बहुत होता है प्री में, तो हम लोग जो हमें क्वेश्चन आते हैं हम लोग जल्दी में लगा लेते हैं, तो जो नहीं आते उसको हम लोग सोचते हैं। तो सोचते हैं तो हम लोग यहाँ से अगर करेंगे तो वो इमेज बनी हुई वहां से बहुत सहायता मिलती है। तो लिखना इज इम्पोर्टेंट। मैं आप सबसे बोल बिल्कुल रहा हूँ लिखिए, बहुत लिखना ज्यादा से ज्यादा है, आपको पढ़ना तो है ही, और किसी भी चीज को ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ लेना है, क्योंकि 60 to 65% में सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 90% पे सिलेक्शन हो रहा है, 99% पे सिलेक्शन हो रहा है, 65% पे आप टॉपर बन जाते हैं। तो आपको सिर्फ 65% के लिए तैयारी करनी है, टॉपर बनना है आपको 65%। तो 65% को ऐसे करना है कि इतना पढ़ लेना है कि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े उस चीज को लिखने में। बिल्कुल तो रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, राइटिंग स्किल इज इम्पोर्टेंट, और पढ़ाई तो है ही। डेडिकेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। मैं तो कहूंगा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, रिफ्रेशर लेते रहिए। और दूसरी चीज, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बनाइए। कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो दोस्तों से बात करिए, क्योंकि दोस्तों से अच्छा जो मोटिवेटर होता है वो कोई नहीं होता, जो हमें संभाल पाए, हम उससे कुछ भी बातें कर सकते हैं। तो अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए। और और अच्छी बात है कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल, अगर आपके जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही हो, तो आप उससे और भी कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं, अपनी कॉपीज चेक करवा सकते हैं, अपने आंसर्स चेक करवा सकते हैं। तो अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रखिए, अच्छे दोस्तों से मित्रता रखिए। और जो आपको नेगेटिव करे कि नहीं अरे तू तो 3 साल से कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, तेरा तो हो ही नहीं रहा है, तेरे में दम ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि आप डिमोटिवेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो अच्छे दोस्तों से रखिए जो हमेशा मोटिवेट करता रहे आपको, और आपको हमेशा साथ दे हमेशा। तो सर यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल और एट द लास्ट सर की लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती सर। बिल्कुल तो हमेशा बहुत अच्छी कोशिश बात कही करते रहिए, आपने रोहित बिल्कुल एक भाई। दिन आप सफल होंगे। और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है, जी सर। जो लोग नए लोग आ रहे हैं, जो पुराने हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन और सारी जरूरी चीजें हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों से उन तक पहुंचा पाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सर इट्स माय प्लेजर सर, इट्स माय प्लेजर। नमस्कार सर। जय हिंद। जय हिंद सर।